हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में ये चैप्टर पढ़ा था और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। आप कहोगे बहुत ज़्यादातर विद्यार्थी स्टूडेंट्स के मन में एक ही बात होती है कि अरे एमसीक्यू ही तो करने हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी लगा देंगे। लेकिन असल में बेटा एमसीक्यू बहुत ही मुश्किल होते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, अगर आप कुछ भी लिखते हो, बाई चांस उसने ईयर गलत लिख दिया या किसी लीडर का नाम गलत लिख दिया तो आधा 1 नंबर कट जाता है। 1, 1.5, 2, 2.5 कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है बेटा, अगर आपने ऑप्शन सही टिक किया है तो फुल मार्क्स, अगर ऑप्शन गलत कर दिया है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए एमसीक्यू को इतना आसान मत समझिए कि आराम से कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ तुक्के लगा देंगे। बेटा तुक्के भी कितने लगाओगे? मान लीजिए अगर आपके एग्जाम्स में 50 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, आप तुक्के लगा रहे हो, कितने सही बैठेंगे? 8, 10, 15, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा एमसीक्यू अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आराम से आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी जैसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जिसमें कहा जाता है लैंग्वेज में कि कभी फुल मार्क्स नहीं आते, लेकिन इस एमसीक्यू पैटर्न में आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो ठीक है बेटा, इसलिए ये सब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि तुक्के लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, मन लगा कर पढ़िए। अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो एक बार बुक की लाइन टू लाइन जरूर पढ़िए। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बेटा आपको एमसीक्यू करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं आज आपको एक दूंगी, किस तरह का क्वेश्चन है एमसीक्यू में आता है और आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है, तुक्के भी लगाओगे तो किस तरीके से लगाते हो। मान लीजिए हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने बेटा क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था। अब उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में आपके कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे। और आप देखिए ऑप्शन दे रखा है जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुर्शचेव, वामे एनक्रूमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब माइंड को सेट कर लीजिए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ये लीडर्स के नाम भी सुने थे। जॉन एफ कैनेडी भी याद आ रहा है, निकिता खुर्शचेव भी याद आ रहा है, वामे एनक्रूमा और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब नाम दिमाग में क्या चल रहा है कि ये 3 ऑप्शन है, ये 3 नेता हमने सुने हुए, ठीक है। वामे एनक्रूमा या वामे एनक्रूमा तो शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश थे उनका ये नेता था, ठीक है। तो ये लग रहा है कि नहीं, ये तो नहीं है। अब क्या दिमाग में आ रहा है कि जॉन एफ कैनेडी या फिर निकिता खुर्शचेव, इन दोनों में से ही कोई है। मन कर रहा है शायद नाम सुना था जॉन एफ कैनेडी का, ठीक है। अगर इधर उधर देखा फ्रेंड्स की तरफ, हो सकता है किसी ने कहा कि नहीं इसका ऑप्शन बी है, निकिता खुर्शचेव होगा, तो हम लोग पजल हो जाते हैं। अब ये दोनों बड़े क्लोज लग रहे हैं आपको कि नाम सुना है क्यूबा मिसाइल संकट में, और आपका मन करा तो आपने पहले वाले पे टिक लगा दिया, या फिर हो सकता है आपके मन में आया दोस्त ने कहा कि नहीं सेकंड है और आपने सेकंड टिक लगा दिया, ठीक है। अब खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही निकला। लेकिन अगर आपने बेटा क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शचेव ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी। इट मींस ये तो सोवियत संघ के नेता हुए, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा कि जब सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी और उसकी भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते के बाद लगी थी, तो तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये तो अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। तो अब क्या हो सकता है, ये तो है ही नहीं। अब क्या रह गया हमारे पास, तो यही ऑप्शन था कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आएगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे, जॉन एफ कैनेडी भी नहीं है, निकिता खुर्शचेव भी नहीं है, वामे एनक्रूमा भी नहीं है, तो सही जवाब था उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट तो उसमें स्टार्टिंग ही लिखा हुआ था एक लाइन कि 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका साम्यवादी शासित क्यूबा पर हमला ना करके फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे। यानी क्यूबा के नेता कौन हुए, फिदेल कास्त्रो, और वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं था, तो इट मींस उसका उत्तर था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसीलिए बेटा ये एमसीक्यू करना है, थोड़ा संभल के करना है, ठीक है।
तुक्केबाजी नहीं लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि अरे यार दिमाग की दही बन गई, समझ ही नहीं आ रहा था, यही नहीं पता लगता कि पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, बस ये सोचते हैं भगवान बस तुक्के सही बैठ जाए, जो मैंने लगाया ना वो ठीक होना चाहिए। तो नहीं बेटा, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको अपना हर कंटेंट बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आपने उसको समझना चाहिए, तभी आप ये MCQ कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम कर रहे हैं अपने चैप्टर 1 शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन के MCQ। देखते हैं आपने इस पार्ट से कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक, 1914 से लेकर 1918 तक, 1945 से लेकर 1991 तक, या फिर 1915 से लेकर 1920 तक। तो सही जवाब है बेटा, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक, यानी 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर कब से कब तक चला? 1945 से लेकर 1991 तक, 1945 से लेकर 1950 तक, 1914 से लेकर 1918 तक, या फिर 1939 से लेकर 1945 तक। तो सही जवाब है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 1939 से लेकर 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी, इटली, जापान के समूह को किस नाम से जाना जाता था? धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, गुट निरपेक्ष राष्ट्र, या फिर साम्यवादी राष्ट्र? तो सही जवाब है बेटा, जर्मनी, इटली और जापान जिस समूह में शामिल थे उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस के समूह को किस नाम से जाना जाता था? धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, गुट निरपेक्ष राष्ट्र, या फिर साम्यवादी राष्ट्र? तो सही जवाब है बेटा, मित्र राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला? 1939 से 45 तक, 1914 से लेकर 1918 तक, 1945 से लेकर 1991 तक, या फिर 1945 से लेकर 2011 तक। तो सही जवाब है बेटा, शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, और चला था 1991 तक, जब सोवियत संघ का पतन हुआ। तो सही जवाब है 1945 से लेकर 1991 तक। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? अमेरिका व सोवियत संघ, सोवियत संघ व ब्रिटेन, अमेरिका व ब्रिटेन, या फिर अमेरिका व जापान? तो सही जवाब है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका व सोवियत संघ, जिसे USA और USSR भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाटो का शब्द विस्तार कीजिए, यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको बेटा नाटो की। नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाटो कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1949, मई 1945, मार्च 1948, या फिर अप्रैल 1948?
तो सही जवाब है बेटा नाटो बनाया गया था अप्रैल 1949 में, जिसमें 12 देश शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, वारसा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण किसने किया? अमेरिका, सोवियत संघ, भारत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा वारसा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, जिसे हम पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी गठबंधन को डैश भी कहा जाता था? नाटो, सेंटो, सीटो या फिर वारसा पैक्ट? तो सही जवाब है बेटा पूर्वी गठबंधन को वारसा पैक्ट भी कहा जाता था, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता था? नाटो, सीटो, सेंटो या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। नाटो, सीटो, सेंटो तीनों को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष की घटना थी? 1961, 1962, 1965 या फिर 1971? तो सही जवाब है बेटा 1962। क्वेश्चन नंबर 13, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्श्चेव या फिर व्लादिमीर लेनिन? तो सही जवाब है बेटा क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुर्श्चेव। क्वेश्चन नंबर 14, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता खुर्श्चेव, फिदेल कास्त्रो, जॉन एफ कैनेडी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 15, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? जॉर्ज बुश, निकिता खुर्श्चेव, जॉन एफ कैनेडी या फिर फिदेल कास्त्रो? तो सही जवाब है बेटा फिदेल कास्त्रो। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको पहचाननी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1962 में खुर्श्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल रखी। सेकंड स्टेटमेंट, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तीसरी स्टेटमेंट, अगस्त 1942 में 2 अमेरिकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। और फोर्थ स्टेटमेंट है पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए एक बार देखते हैं। 62 में खुर्श्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल रखी थी, ये बिल्कुल सही बात है। सोवियत संघ के नेता थे खुर्श्चेव, जिन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइल रखी थी। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। फिर है पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगस्त 1942 में 2 अमेरिकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, ये कथन बेटा गलत है, क्योंकि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो गलत स्टेटमेंट है इसमें, स्टेटमेंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रपति निक्सन, राष्ट्रपति सुकर्नो, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा जो कोरियाई संकट था 50 से 53 तक चला था, इसमें मध्यस्थ की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहली स्टेटमेंट है यह अमेरिका और सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता थी। सेकंड, यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। तीसरा, यह एक हथियारों की होड़ से शुरू हुआ। चौथा, अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे रहे।
तो इनमें से आपको गलत निकालना है बेटा। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ और उनसे संबंधित सहयोगियों के बीच में चला था। यह एक वैचारिक युद्ध भी था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की विचारधारा अलग थी, हथियारों की होड़ से शुरू हुआ था। चौथा है अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लगे रहते, तो ये कथन गलत है। ये कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं लगे रहे थे। इनके बीच में शीत युद्ध चलता था, जहाँ लगता था युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होता था। युद्ध की स्थिति होती थी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 19, दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों की? संसाधनों पर नियंत्रण, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा, ये जो महाशक्तियाँ थी ये छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि संसाधनों पर नियंत्रण कर सकते थे, भू क्षेत्र हासिल कर सकते थे, सैनिक ठिकाने बना सकते थे। तो उपरोक्त सभी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है? बेटा गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश थे, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और युगोस्लाविया। तो वियतनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में वामे एनक्रूमा का संबंध किस देश से था? भारत, मिस्र, घाना या फिर इंडोनेशिया? तो देखिए बेटा, भारत से थे नेहरू और मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर और घाना के थे वामे एनक्रूमा। तो सही जवाब है वामे एनक्रूमा का संबंध घाना से था। इंडोनेशिया के बेटा सुकर्नो थे। 22वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक 1961 में कहाँ हुई? भारत, घाना, बेलग्रेड या फिर इंडोनेशिया? सही जवाब है बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी बेलग्रेड, युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? 15, 20, 25 या फिर 30? तो सही जवाब है बेटा 25 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 2017 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2018 में? 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेटा अजरबैजान में हुआ था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 25, 2019 के गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? 120 देश, 125 देश, 130 देश या फिर 115 देश? तो सही जवाब है बेटा 120 देशों ने 19वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? 1887 में, 1987 में, 1687 में या फिर 1787 में? तो सही जवाब है बेटा 1787 में। क्वेश्चन नंबर 27, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का गुप्त नाम क्या था, यानी निकनेम क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन, फर्स्ट बॉय या फिर यंग लेडी? तो सही जवाब है बेटा लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन, फास्ट बॉय या फिर यंग लेडी? तो सही जवाब है बेटा फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार लगाएं। पहला है क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा है अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराना, कोरिया युद्ध और नाटो की स्थापना। अब आपको इसको काल कर्मानुसार लगाना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये घटना कब घटी। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, ये बात थी बेटा 1962 की।
अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे 1945 में, और कोरियाई युद्ध हुआ था 50 से 53 के बीच में, तो 50 में स्टार्ट हुआ था, और नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। अब नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप अगर इसमें ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है, तो बी वाला। फिर उसके बाद नाटो की स्थापना हुई, डी वाला। फिर उसके बाद कोरियाई युद्ध 50 में, सी वाला, और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट यानी ए। तो सही उत्तर है इसका सेकंड वाला, बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं रहा था। पहला, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, या फिर वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए बेटा, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाना ही गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से रोकना भी इसका उद्देश्य था, और आर्थिक असमानता को भी खत्म करना इसका उद्देश्य था। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तटस्थता का मतलब होता है बेटा युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, जबकि जितने भी गुटनिरपेक्ष देश थे उन्होंने कई बार युद्ध को ख़त्म करने के लिए युद्ध में वे शामिल भी हुए थे। तो इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 है सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में, 1945 में, 1964 में, या फिर 1954 में। तो इसका सही जवाब है बेटा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा, नागासाकी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा थर्ड, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी, 7, 6, 5, 10। तो सही जवाब है बेटा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों की संख्या थी 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रता संधि किस वर्ष की थी, 1992, 1981, 1971 या फिर 1978। तो सही जवाब है बेटा 1971 में भारत और सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय मित्रता संधि पर सिग्नेचर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दो कथन है असर्शन और रीज़न। आपको दोनों वक्तव्य का परीक्षण करना है और निम्नलिखित कूट के आधार पर निर्णय करके अपना उत्तर अंकित करना है। असर्शन है क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो थे, और रीज़न क्यूबा एक पूंजीवादी देश था। अब आपको ये दोनों वक्तव्यों को ध्यान से समझना है और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। अब हमने पढ़ा था बेटा क्यूबा मिसाइल संकट में क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो, और रीज़न में दे रखा है कि क्यूबा एक पूंजीवादी देश था। तो हम सभी जानते हैं कि क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ से की तरफ था, इसलिए उसने साम्यवादी विचारधारा अपना रखी थी, ना कि वो पूंजीवादी था। तो इसका मतलब हो गया पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लिखा दोनों सही है, तो ये दोनों सही है नहीं, और ना ही आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड स्टेटमेंट भी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ए और आर दोनों सही नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये वाला सही जवाब है बेटा, ए सही है लेकिन आर गलत है। जबकि चौथा था कि ए गलत है और आर सही है,
तो ये गलत हुआ। तो इसमें जो गलत है, सही उत्तर आएगा वो ये होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच।